नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल SPC सेंटर ऑफ नॉलेज में। और आज हम लोग क्लास 6 के अध्याय 2 जो अतीत से वर्तमान आपका बुक है उसका अध्याय 2 जो है कब यानी क्या, कब, कहाँ और कैसे, इस पाठ को लेकर के उपस्थित हैं। तो चलिए इस पाठ में कौन कौन सी पॉइंट्स दिए गए हैं उन सभी को ध्यान में रखते हुए हम लोग अपने अतीत के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। आशा करते हैं कि आपको यह वीडियो बहुत ही अच्छा लगे। और अगर आप हमारे चैनल पे पहला बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। चलिए, इसमें दो लड़कियों की, दो बहनों की जो आपस की बातचीत है उसको सबसे पहले दर्शाया गया है। सोनी नाम की एक लड़की है और दूसरी जो है वह पिंकी नाम की है। दोनों जो है टेलीविज़न देख रही हैं और टेलीविज़न देखते देखते सोनी के मन में कुछ सवाल आता है और वह अपनी बहन से पूछ उठती है। देखिए क्या कहा गया है। सोनी का सवाल। सोनी अपनी सहेली पिंकी के साथ टेलीविज़न देख रही थी। टेलीविज़न पर दिखाया जा रहा था कि मानव धरती पर हजारों साल से रह रहा है। सोनी का सवाल था पिंकी से, जो पिंकी उसकी सहेली है, उससे कि मानव जो इस धरती पर हजारों साल पहले से रह रहा है, आखिर यह कैसे हो सकता है? हम इतने हजारों साल पहले की जो बातें हैं कैसे जान सकते हैं? सोनी सोचने लगी और पिंकी से बोली, इतने वर्षों पहले क्या हुआ यह कोई कैसे जान सकता है? पिंकी जो सोनी से महज 5 वर्ष बड़ी थी, इस प्रश्न का उत्तर जो है वह निम्न तरीके से देना शुरू करती है। अब वह क्या क्या प्रश्न पूछती है और प्रश्न का उत्तर क्या क्या देती है। तो सोनी का सवाल यही था कि जो हजारों वर्ष पहले से इस पृथ्वी पर, धरातल पर मानव रह रहे हैं, वह कैसे रह रहे हैं, इसका पता हम कैसे लगाएं? तो पिंकी जवाब देती है, हजारों साल पहले क्या हुआ यह कैसे पता लगाएं? यह आपका एक पॉइंट बन गया है कि हजारों साल पहले क्या हुआ, इसका हम पता कैसे लगाएं। कि कल क्या हुआ था यह जानने के लिए हम रेडियो, टेलीविज़न या फिर अखबार की मदद लेते हैं। हम बीते हुए समयों के बारे में जानने के लिए, बीती हुई घटनाओं के बारे में जानने के लिए हमें कई प्रकार से अपने जीवन में महत्वपूर्ण स्रोत देखने को मिलते हैं। जो इन स्रोतों से हमें बीते हुए अतीत के बारे में जानकारी मिलती है, बीते हुए घटनाओं के बारे में जानकारी मिलती है। जैसे उसमें से है रेडियो है, टेलीविज़न है, अखबार है, ऐसे बहुत सारे स्रोत हैं। कह रहा 10-20 साल पहले क्या हुआ यह हम अपने माता पिता या दादा दादी या नाना नानी से जान लेते हैं, लेकिन हजारों वर्ष पहले क्या हुआ था इसकी जानकारी इतिहास से प्राप्त करते हैं। देखिए, बीते हुए कुछ समयों की जो घटना है उसको तो हम अपने से बड़े बुजुर्गों से पता कर लेते हैं, लेकिन जो हजारों वर्ष पहले की जो घटना है आखिर उसकी हमें कैसे जानकारी प्राप्त होगी? तो इसके लिए एक स्रोत है जिसका नाम है इतिहास, और इतिहास से हमें अपने अतीत के बारे में जानकारी मिलती है। कहा जा रहा है कि यथा हमारे पूर्वज कौन थे, वे कहाँ रहते थे, वे क्या खाते थे और कैसे कपड़े पहनते थे, अतीत से लेकर वर्तमान तक जानकारियाँ हमें इतिहास से ही मिलती हैं। देखिए, अतीत बीते हुए समय से लेकर के अभी तक जो प्रेजेंट टाइम में हमारे साथ घटना घट रही है वहाँ तक की जानकारी हमें अपने इतिहास से प्राप्त होती है। अगला पॉइंट आपका है कि अध्ययन का काल निर्धारण कैसे करें, यानी हम किस प्रकार से अध्ययन करें और उसका निर्धारण कैसे करें, समयानुसार समय उसका कैसे निकालें। तो इसका भी है, पॉइंट्स टू पॉइंट्स हम लोग समझते जाएंगे। चलिए, कह रहा है कि अतीत से लेकर वर्तमान तक विभिन्न घटनाओं का तिथि क्रमानुसार अध्ययन एवं विश्लेषण ही इतिहास का विषय है। देखिए क्या कहा जा रहा है, अतीत से लेकर वर्तमान तक विभिन्न घटनाओं की तिथि क्रमानुसार, यानी एक के बाद दो जैसे आता है, ठीक उसी प्रकार से अगर हम क्रमानुसार किसी चीज़ की अध्ययन करें तो उसका हमें बेहतरीन लाभ प्राप्त होगा। इस काम में आसानी के लिए इतिहास को कालखंडों में बांटा जाता है। सामान्यतः 3 कालखंड जो हैं निर्धारित किए गए हैं। इतिहास के कितने कालखंड निर्धारित किए गए हैं? तो 3 कालखंड जो हैं निर्धारित किए गए हैं।
पहला है प्राचीन, दूसरा है मध्य एवं तीसरा भाग जो है कालखंड कह सकते हैं आप, वह है आधुनिक। आप जैसे पढ़ते हैं मध्य भारत, प्राचीन भारत, मध्य भारत और आधुनिक भारत। किंतु यह ध्यान रखना आवश्यक है कि ऐतिहासिक प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है और यह विभाजन इस प्रक्रिया में कहीं भी बाधा नहीं बनती। देखिए, जो काल निर्धारण की प्रक्रिया है ना दोस्तों, वह कभी भी विभाजन में बाधा नहीं बनती है। कह रहा है कि प्रत्येक ऐतिहासिक युग की अपनी विशेषताएं होती हैं, जो बीते हुए समय में जो हमारे साथ, हमारे पूर्वजों के साथ जो घटनाएं घटी हैं, वो उसकी जानकारी हमें इतिहास के द्वारा प्राप्त होती है और एक युग उसको मान लेते हैं हम लोग कि फलाने युग में ऐसी घटना घटी। भारत में प्राचीन काल मानव जाति के आरंभिक क्रियाकलापों को से 8वीं शताब्दी से पूर्वार्ध अर्थात 700 से लेकर के 750 ईस्वी तक निर्धारित किया गया है। कब से कब तक? तो 700 से लेकर के 750 ईस्वी तक निर्धारित किया गया है। चलिए अब हम 2 नंबर पेज पे चलते हैं और देखते हैं। देखिए क्या कहा है। इसके आरंभिक चरण को पूर्व ऐतिहासिक काल भी कहा जाता है, क्योंकि उस युग की घटनाओं का कोई क्रमबद्ध लिखित इतिहास उपलब्ध नहीं है। जैसे आप पाषाण काल से पहले की जो घटना है उसको पढ़िएगा या फिर पाषाण काल के बारे में पढ़िएगा तो केवल उसमें पत्थरों के औजार के साक्ष्य से हम लोग पता कर सकते हैं यह जो औजार है यह पाषाण काल का है, उसका कोई लिखित साक्ष्य नहीं है। इस काल में मनुष्य ने आग एवं पहिया का उपयोग सीखा, खेती एवं पशुपालन सीखा। इसी समय गांव एवं कस्बों तथा शहरों का विकास हुआ। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से सुसंगठित राज्यों का निर्माण आरंभ हुआ था। देखिए कब से लेकर के कब तक? तो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से ही सुसंगठित राज्यों का निर्माण आरंभ हुआ, अर्थात राज्यों को गठित किया गया और कालांतर में विशाल साम्राज्यों की स्थापना हुई। 6ठी शताब्दी ईस्वी तक आते आते इन साम्राज्यों का विघटन होने लगा और पुनः छोटे छोटे राज्य अस्तित्व में आने लगे। 8वीं शताब्दी के मध्य 750 ईस्वी तक के राज्य धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगे, परंतु व्यापार एवं नगरों का फिर से विकास हुआ। देखिए राज्य जो थे वे बाद में कमजोर होते गए, लेकिन धीरे धीरे फिर नगरों का विकास हो गया। कहा गया है कि 11वीं शताब्दी तक नए सैन्य संसाधन और उन्नत उत्पादन तकनीक का विकास हुआ था। इस्लाम के मध्य से नई विचारधारा का भारत में आगमन हुआ। आगे हम लोग बढ़ते हैं और देखते हैं। और पुनः भारत में विशाल साम्राज्यों का संगठन जो हुआ, साम्राज्यों का गठन संभव हुआ, सांस्कृतिक समन्वय भी हुआ और सामाजिक सामंजस्य भी स्थापित हुआ। यह प्रक्रिया जो है 18वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में पुनः पतनशील अवस्था में आ गई। जब अंग्रेज लोग आए उसके पहले की जो प्रक्रिया थी वह बड़ा ही कहा जाए तो जैसे राजाओं का शासन हुआ करता था, मुगल शासक थे, उससे पहले भी हिंदू शासक थे। बाद में जब अंग्रेज आ गए तो अंग्रेज़ों ने अपना हुकूमत हम भारतीयों पर चलाया। तो ऐसे कर करके हमारा शासन काल के बारे में हम पढ़ेंगे। इसी के साथ दूसरा प्रमुख काल या मध्यकाल का अंत हुआ। जब मध्यकाल का अंत हुआ ना दोस्तों, तो उस समय आधुनिक युग शुरू हुआ। जब हमारे देश में कौन आए थे? तो अंग्रेज लोग आए थे। आधुनिक काल का प्रारंभ 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध से हुआ, जब पश्चिमी देशों के द्वारा नए विचार और प्रशासनिक व्यवहार भारत में लाए गए। अर्थात जब हमारे देश में अंग्रेज लोग आए उसी समय 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध से ही जो आधुनिक काल का शुरुआत था वह हो चुका था। इससे शिक्षा, स्वास्थ्य, संचार व्यवस्था एवं आवागमन में विशेष प्रगति हुई। देखिए जब अंग्रेज लोग आए तो हम लोगों के शिक्षा में, स्वास्थ्य में, संचार व्यवस्था में एवं आवागमन यानी रास्ता या कहें तो संसाधनों में काफ़ी प्रगति हुआ। दुर्भाग्यवश यह नई प्रशासनिक व्यवस्था विदेशियों द्वारा स्थापित की गई थी। भारतीयों द्वारा नहीं होके किसके द्वारा स्थापित की गई? तो विदेशियों के द्वारा, जो हमारे देश के आर्थिक संसाधनों का लाभ प्राप्त करना चाहते थे। इस व्यवस्था को उपनिवेशवाद कहते हैं। देखिए जिन्होंने हमारे देश का शोषण किया, जिन्होंने हमारे देश के किसानों को लूटा और
ज़्यादातर उन गरीब मजदूरों का शोषण किया, जिसका नाम रखा गया क्या? उपनिवेशवाद। इसके अंतर्गत किसी उन्नत देश द्वारा किसी दूसरे कमजोर देश पर अधिकार कर उसका आर्थिक शोषण करता है। अर्थात उपनिवेशवाद क्या है? तो कोई मजबूत देश जब किसी कमजोर या लाचार देश का शोषण करता है, उस पर अपना अधिकार जमा करके, उसे उपनिवेशवाद कहते हैं। स्वाभाविक था, आगे देखते हैं, कह रहा है कि स्वाभाविक था कि भारतीयों में इसके विरुद्ध एक चेतना जगी। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध से भारत में इस औपनिवेशिक सत्ता के विरुद्ध राष्ट्रीय आंदोलन सक्रिय हुआ, जो सत्य और अहिंसा सिद्धांतों से प्रेरित रहा। सन 1947 में भारत को आज़ादी मिली। भारत को आज़ादी कब मिली? तो सन 1947 में भारत को आज़ादी मिली और एक नया संविधान बना। इस संविधान के द्वारा जनता को अपने प्रतिनिधियों द्वारा शासन का अधिकार मिला। देखिए, पहले राजा लोग शासन किया करते थे। राजा के अगर कहें तो राजा की जो राज्य व्यवस्था थी उसका समाप्ति होने के बाद अंग्रेजों ने हमारे ऊपर शासन व्यवस्था अपना चलाया। उसके बाद जब 1947 में हमारा देश आज़ाद हो गया, तो आज़ाद होने के तत्पश्चात भारत का संविधान बना और संविधान में यह नियमावली बना कि अब लोगों के ऊपर यानी भारतीयों के ऊपर जो है शासन व्यवस्था नहीं होकर भारत के प्रतिनिधियों के द्वारा शासन का अधिकार दिया जाएगा। यानी भारत के लोगों के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि ही उनके लोगों पर शासन करेंगे। अर्थात हमारा जो देश है यह एक लोकतांत्रिक देश है। चलिए आगे पढ़ते हैं। कहा गया कि यह काल भारत के आधुनिक इतिहास का प्रतिनिधित्व करता है। अब हम लोग आगे की तरफ बढ़ते चलेंगे और समझते चलेंगे। अब है मानव जाति के इतिहास को हम कैसे जानते हैं, यानी जो मानव जाति का इतिहास है उसे हम कैसे समझेंगे, किन स्रोतों से समझेंगे। कह रहे मानव जाति के इतिहास की जानकारी हमें कई स्रोतों से मिलती है। इनमें से एक स्रोत अतीत में लिखी गई पुस्तकें हैं। इन पुस्तकों को हम ढूंढ कर पढ़ते हैं। इनमें राजाओं एवं आम लोगों के जीवन, धार्मिक विचार एवं मान्यताएं, औषधियों तथा विज्ञान आदि सभी प्रकार के विषयों की चर्चा मिलती है। अर्थात इतिहास की जो पुस्तकें हैं उसमें हमारे अतीत में जो राजा थे, या फिर अगर हम धार्मिक जीवन के बारे में जानना चाहें, या फिर हम मान्यताएं, जो विचार और मान्यताएं थी उसके बारे में, औषधियों के बारे में, विज्ञान के बारे में, तो सभी की चर्चा हमारे पुस्तकों में प्राप्त अगर कहें तो लिखित रूप में है। ये पुस्तकें हाथ से लिखित होने के कारण पांडुलिपि कही जाती हैं। ये पांडुलिपियाँ प्रायः ताड़पत्रों अथवा भोजपत्रों पर लिखी मिलती हैं। पांडुलिपि किस पे सबसे अधिक लिखी गई है? तो ताड़पत्र और भोजपत्र पर। बहुत सी पांडुलिपियाँ अब नष्ट हो चुकी हैं। कुछ पुस्तकालयों एवं संग्रहालयों में सुरक्षित हैं। पटना की खुदा बख्श लाइब्रेरी एवं पालीगंज स्थित भरतपुरा के गोपाल नारायण सिंह सार्वजनिक पुस्तकालय में ऐसी अनेक पांडुलिपियाँ सुरक्षित हैं। संग्रहालय और अन्य संस्थाओं में भी आप पांडुलिपियाँ देख सकते हैं। इसके अतिरिक्त लिखित स्रोतों में अनेक महाकाव्य, कविताएं एवं नाटक आदि। देखिए, जो भी हमारे द्वारा पहले जो साक्ष्य के रूप में हमारे बीच उपस्थित है वह कहीं ना कहीं उसको सुरक्षित रखा जाता है, ताकि हमारे आने वाले भविष्य में लोग उसे देख सकें कि हमारा अतीत कैसा था। तो इन सभी वस्तुओं को एक संग्रहालय में इकट्ठा करके रखा जाता है। जैसे आपका पटना का खुदा बख्श लाइब्रेरी है, भरतपुरा के गोपाल नारायण सिंह सार्वजनिक पुस्तकालय यानी लाइब्रेरी है। इसमें पांडुलिपियों को सुरक्षित रखा गया है। कहा गया कि इनमें से कई संस्कृत भाषा में लिखे गए हैं, जबकि अन्य प्राकृत, तमिल एवं कन्नड़ आदि में है। यानी जो जहाँ की मूल भाषा है उसी भाषा में लोग वहाँ के लिखते थे और उसको आज भी संग्रहालयों में सुरक्षित रखा गया है। चलिए देखिए, यहाँ दो चित्र दिए गए हैं। ताड़पत्रों पर लिखी गई पांडुलिपि और चट्टान पर खुदा हुआ संदेश। आज भी आपको चट्टानों पे खुदा हुआ संदेश जो है दिखने को मिलेगा। जैसे कोई पुराना अगर मंदिर हो, आप जाइए तो वहाँ देखने को आपको मिलेगा चित्रकारी के रूप में या लिखावट के रूप में, तो जिसे हम लोग अभिलेख कहते हैं। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। कहा गया कि हम अतीत की जानकारी अभिलेखों से ही प्राप्त करते हैं। अभिलेख पत्थर अथवा धातु की सतहों पर नुकीले औजारों द्वारा उत्कीर्ण किए जाते हैं। अभी आपको हमने जस्ट कुछ समय पहले बताया कि जो अभिलेख है वह मंदिरों के
दरवाजे पर, पुराने जो महल हैं उनके दरवाजे पर ज़्यादातर दिखाई देते हैं। तो अभिलेख जो है पत्थर या धातु की सतहों पर नुकीले औजारों के द्वारा उत्कीर्ण किए जाते हैं, यानी लिखे जाते हैं। इन अभिलेखों में राजाओं तथा अन्य महत्वपूर्ण लोगों के आदेश और उपलब्धियां वर्णित रहती हैं। देखिए अभिलेख में होता क्या है, तो अभिलेख में जो राजा या कोई प्रशासकीय वर्ग जब कोई कार्य को करता है अपने द्वारा, तो वह अपना, अगर कहें तो लोगों के बीच में नाम अंकित करवाने के लिए एक अभिलेख जैसे पत्थर पे अपने कार्य प्रणाली को लिखवा देता है, जिसे हम लोग अभिलेख के नाम से जानते हैं। इन्हें वैसी जगहों पर लगाया जाता था जहां अधिक से अधिक लोग आते जाते थे। ऐसा क्यों होता था? ताकि लोग जान सकें कि यह कार्य जो है फलाना राजा या कोई बीते हुए राजा के द्वारा या किसी जमींदार के द्वारा या किसी ताकतवर व्यक्ति के द्वारा या आम जनता के द्वारा किया गया है, ताकि अधिक से अधिक लोग उसे देख सकें और उसमें लिखित आदेशों का पालन कर सकें। जैसे आप जाइएगा अभी जो है वह किसी न किसी जैसे धार्मिक स्थल या सार्वजनिक स्थल के बाहर लिखा हुआ रहता है, आपको अनेक लिखित साक्ष्यों के रूप में प्राप्त हो सकता है। तरह की इसके अतिरिक्त अतीत में बनाई गई एवं इस्तेमाल में लाई गई वस्तुओं के माध्यम से भी हम अतीत की जानकारी प्राप्त करने में सफल होते हैं। ऐसी वस्तुओं में पत्थर एवं ईंट से बनी इमारतों के अवशेष, यानी घरों के अवशेष, महलों के अवशेष, औजार, हथियार, बर्तन, आभूषण, मूर्तियाँ, यानी चित्र और सिक्के आदि आते हैं। आप पहले के सिक्के को देखिए, उस पर बहुत कुछ ऐसे चित्रकारी किया गया है जो समझ से परे होता है। जैसे खजुराहो का जो मंदिर है वहाँ जाके देखिए तो प्राचीन समय में जिस प्रकार से मूर्तियों का चित्र बनाया जाता था उसको दिखाया गया है। आभूषण पे देखिए कलाकारी यानी आकृति बनाई जाती है। कह रहा कि ये वस्तुएं पुरातात्विक स्रोत के रूप में जानी जाती हैं। अर्थात पुरातात्विक स्रोत के रूप में हम किसे प्राप्त कर सकते हैं? तो अभिलेख को प्राप्त कर सकते हैं, औजार को प्राप्त कर सकते हैं, हथियार, बर्तन, आभूषण, मूर्ति और सिक्के को प्राप्त कर सकते हैं। कह रहा है कि अर्थात काफ़ी प्राचीन होने के कारण इनके अवशेषों को जमीन की खुदाई कराकर प्राप्त किया जाता है। अर्थात ये सभी वस्तुएं जो हैं हमें खुदाई के दौरान प्राप्त होती हैं। पुरातात्विक वस्तुओं का अध्ययन करने वाला व्यक्ति को पुरातत्वविद कहते हैं। देखिए जो हमें पुरातात्विक यानी पुराने वस्तुओं का अध्ययन कराता है ना दोस्तों, उसे हम क्या कहते हैं? तो पुरातत्वविद कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और आप देख सकते हैं सिक्का, मुहर और मृद भांड जो आपको वर्ग 12वां क्लास में जो हड़प्पा सभ्यता अगर आपको पढ़ने को मिले तो उसमें पढ़िएगा। तो ये सभी चीज़ों का वर्णन उसमें खास तरीके से किया गया है और विस्तृत रूप में किया गया है। और हम लोग भी आगे जब चलेंगे तो इन सभी चीज़ों को पढ़ने का प्रयास करेंगे। पुरातात्विक वस्तुओं में जानवरों, पक्षियों एवं मछलियों की हड्डियां भी मिलती हैं, जिससे अनुमान लगाया जाता है कि अतीत में किस आकार के जीव पाए जाते थे। अनाज एवं कपड़ों के भी अवशेष प्राप्त हुए हैं, जिससे पता चलता है कि अतीत में लोगों के पास खाने के लिए कौन कौन से अनाज थे और लोग किस प्रकार के कपड़े पहनते थे। जैसे आपको अभी हमने बताया कि हड़प्पा सभ्यता को अगर आप कभी पढ़िए तो उसमें आपको इन सभी साक्ष्यों को बड़े ही बेहतरीन तरीके से समझाया गया है। तरह कि इसमें कुछ हरे रंग से लिखा गया, कुछ लिखित साक्ष्य के रूप में दिखाया गया है जो आप इसको समझ सकते हैं। डॉक्टर स्नूपर ने पटना के कुम्हारा नामक स्थान में खुदाई द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य के राजमहल के स्तंभ निकाले। इस खुदाई में सोने के बैलों के टुकड़े प्राप्त हुए। इससे मगध साम्राज्य की समृद्धि एवं भव्यता पर प्रकाश पड़ता है। देखिए इससे क्या पता चलता है कि चंद्रगुप्त मौर्य के समय में बैलों के द्वारा खेती का कार्य किया जाता था। इससे हम यही प्राप्त कर सकते हैं, यही समझ सकते हैं। कह रहा है कि इस तरह की पांडुलिपियों, अभिलेखों, सिक्कों तथा पुरातत्व से संबंधित अन्य स्रोतों के आधार पर पुरातत्वविद एवं इतिहासकार अतीत का अध्ययन करते हैं और इन्हीं स्रोतों के माध्यम से वे अतीत की व्याख्या भी करते हैं। चलिए आगे बढ़ते चलते हैं। जैसे सिक्के शासकों द्वारा जारी किए जाते थे, जिस पर राजकीय चिन्ह होता था, धार्मिक चिन्ह या कोई लिपि अंकित होती थी। सिक्कों का अध्ययन हमें यानी अध्ययन जो
जिसके द्वारा होता है उसे हम मुद्रा शास्त्र कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? तो मुद्रा शास्त्र कहते हैं। चलिए आगे पढ़ते हैं। कह रहा है कि खुदाई में मिली वस्तुओं के विशेष विश्लेषण में समय का निर्धारण करना बहुत महत्वपूर्ण है। वैसे तो समय निर्धारण के लिए कई विधियां अपनाई जाती हैं, लेकिन जो सबसे सामान्यतः प्रचलित है वह है रेडियो कार्बन विधि या कार्बन 14 विधि। इसके द्वारा हम यह पता लगा सकते हैं कि वस्तु कितने वर्ष पुरानी है। कार्बन 14 विधि जो है यह किस रेडियोधर्मी पदार्थ है जो किसी वस्तु का कार्य अगर कहें तो काल गणना के निर्धारण में इसका प्रयोग किया जाता है। अब है रेडियो कार्बन विधि क्या है, तो इसको समझाया गया है यहाँ पर। कह रहा तिथि निर्धारण का यह काम भौतिक शास्त्री करते हैं। सारी वस्तुओं में एक प्रकार का रेडियोधर्मी पदार्थ होता है जो कार्बन 14 कहलाता है। यानी सभी वस्तुओं में जो रेडियोधार्मिक धर्मी पदार्थ होता है वह क्या कहलाता है दोस्तों? तो कार्बन 14 कहलाता है। रेडियोधर्मी वे पदार्थ होते हैं जिनमें से निश्चित दर से छोटे छोटे कण निकलते हैं। जब मनुष्य, पशु या पौधा जिंदा होते हैं तब वो जिस मात्रा में वायुमंडल से कार्बन 14 लेते हैं उसी मात्रा में रेडियोधार्मिता के कारण मरने के बाद उसे खो देते हैं। अर्थात जितने तेजी से अगर हम लेते हैं उतने तेजी से ही यह समाप्त होती है। जब कोई मर जाता है तब वह वायुमंडल से कोई कार्बन 14 नहीं लेता। अर्थात जब हम एक निर्जीव वस्तु की तरह हो जाते हैं तो फिर जब श्वास ग्रहण नहीं कर सकते हैं तो किसी चीज़ को हम कैसे ग्रहण कर सकते हैं? यद्यपि वह इसे एक निश्चित दर पर होता रहता है। भौतिक शास्त्री इसी निहित कार्बन 14 की मात्रा का पता लगाकर उस जीव की आयु निश्चित करते हैं। अभी हमने आपको बताया कि कार्बन 14 विधि किसी भी वस्तु की आयु गणना काल में अगर कहें तो आयु के काल निर्धारण में सहायक होती है। इसी के माध्यम से हम उस वस्तु का काल निर्धारण कर सकते हैं। चलिए अब हम पढ़ेंगे तिथियों का मतलब, अर्थात तिथि क्या है, तिथि का अर्थ क्या है, तिथि का मतलब क्या है। प्राचीन काल में हमारे देश में तिथियों की गणना विक्रम संवत और शक संवत के आधार पर होती थी, लेकिन अब पूरे विश्व में एक मानक के रूप में तिथियों की गणना मुख्यतः ईसाई धर्म प्रवर्तक ईसा मसीह के जन्म की तिथि से की जाती है। अर्थात ईसा मसीह के जन्म से पहले की जो घटना होती है उसे हम लोग ईसा पूर्व के नाम से जानते हैं, और उनके जन्म के बाद की जो घटना होती है जो जन्म के इस पार हुई है उसे हम ईसवी के नाम से जानते हैं। कह रहा इसमें ईसा मसीह के जीवन को 0 वर्ष माना जाता है। उनके जन्म के पूर्व की सभी तिथियों के आगे अंग्रेजी में BC यानी बिफोर क्राइस्ट यानी ईसा के जन्म से पहले, और हिंदी में ईसवी पूर्व अर्थात ईसा पूर्व लिखते हैं। इसी प्रकार इस ईसवी की शुरुआत उनके जन्म के वर्ष से है। जैसे यदि कहीं 2009 ईस्वी अगर आपको दिखाई दे तो AD यानी एनो डोमिन लिखा देखते हैं तो इसका तात्पर्य ईसा मसीह के जन्म के बाद के 2009वें वर्ष से है। इसी प्रकार यदि वह 2500 ईसा पूर्व लिखा हुआ मिला या मिलता है तो इसका अर्थ है कि ईसा मसीह के जन्म से 2500 वर्ष पहले की यह घटना है, अर्थात समय है। अभी आगे बढ़ते चलेंगे और हम लोग सीखते चलेंगे। जैसे आपको यहाँ पे दिखाया गया है सारा चीज़ लिखा गया है BC 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 फिर 0 फिर AD AD। तिथि निर्धारण को इस ग्राफ में समझा जा सकता है जैसे ईसा पूर्व अर्थात BC ईसा मसीह का जन्म को 0 मान लिया जाए और सन ईस्वी यानी अर्थात AD। तो जैसे आप देख सकते हैं 50,000 BC 10,000 BC 1,000 BC 500 BC 100 BC फिर 0 फिर 100 ईस्वी 500 ईस्वी करके ऐसे करके समझाया गया है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। भौगोलिक पृष्ठभूमि क्या कह रहा है? भौगोलिक पृष्ठभूमि प्राचीन काल से लेकर अब तक के भारत के इतिहास को समझने के लिए सर्वप्रथम उसकी भौगोलिक रूपरेखा की जानकारी आवश्यक है। भौगोलिक दृष्टिकोण से भारत को मुख्यतः 4 भागों में बांटा गया है। भारत को कितने भागों में बांटा गया है दोस्तों? तो 4 भागों में बांटा गया है। पहला है उत्तर के पर्वतीय प्रदेश जो तराई के जंगलों से प्रारंभ होकर हिमालय के शिखर तक फैले हुई है। इसमें कश्मीर, कांगड़ा, कुमायूं तथा सिक्किम के प्रदेश सम्मिलित हैं। यानी उत्तर के पर्वतीय प्रदेशों में कौन कौन से स्थान को शामिल किया गया है? तो कश्मीर है, कांगड़ा है, कुमायूं है तथा सिक्किम प्रदेश है।
उत्तर का मैदान जो अपनी उपजाऊ भूमि और अधिक पैदावार के लिए प्रसिद्ध है। इसमें सिंधु है, गंगा, यमुना और सहायक नदियों से सिंचाई का काम होता है। यह देश का सर्वाधिक उपजाऊ क्षेत्र है, अर्थात नदियों के किनारे की जो भूमि होती है वह सबसे ज़्यादा उपजाऊ होती है, इसीलिए उत्तर का मैदानी भाग जो है वह काफ़ी उपजाऊ होता है। 3 नंबर में देखेंगे हम लोग, 3 नंबर में क्या है, तो दक्षिण के पठार के अंतर्गत उत्तर में नर्मदा एवं ताप्ती नदी बहती है। इस भाग में विंध्य तथा सतपुड़ा की पहाड़ियां हैं जो उत्तर भारत को दक्षिण भारत से पृथक यानी अलग करती हैं। चौथा है सुदूर दक्षिण के मैदान में गोदावरी, कृष्णा तथा कावेरी की उपजाऊ डेल्टा वाले प्रदेश। आपको हमने जस्ट बताया था कि नदी के किनारे के क्षेत्र जो होता है वह काफ़ी उपजाऊ होता है। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका है कि भारतीय उपमहाद्वीप उत्तरी सीमा पर स्थित पर्वत श्रृंखला भारतीय उपमहाद्वीप को पश्चिमी तथा मध्य एशिया से अलग करता है। यानी पश्चिमी तथा मध्य एशिया से अलग करने वाला क्या है, तो उत्तरी सीमा पर स्थित पर्वत श्रृंखला है जो भारतीय उपमहाद्वीप को पश्चिमी तथा मध्य एशिया से अलग करता है। लेकिन इन पर्वतों में अनेक दर्रे यानी रास्ते हैं जो खैबर, बोलन एवं गोमल दर्रा, इन दर्रों के माध्यम से भारत का संपर्क अफगानिस्तान तथा ईरान से बना रहता है। दर्रे पहाड़ियों के बीच के सकरे रास्ते अर्थात पतले रास्ते होते हैं। भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में ही मेहरगढ़ जैसे स्थान है जहां लगभग 6000 ईसा पूर्व में लोगों ने सबसे पहले गेहूं तथा जौ जैसी फसलों को उपजाना आरंभ किया था। अब यहाँ पे आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है कि गेहूं और जौ की फसलें जो थी सबसे पहले कहाँ उपजाई गई, तो मेहरगढ़ में। कितने वर्ष पूर्व, तो 6000 वर्ष पूर्व। कह रहा है कि भेड़, बकरी तथा गाय, बैल जैसे पशुओं को पालतू बनाना शुरू किया गया। उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में ही सिंधु एवं इसकी सहायक नदियाँ बहती हैं। सहायक नदियाँ आगे चल कर के एक बड़ी नदी में मिल जाती हैं। जो सहायक नदी होती हैं वह धीरे धीरे किसी बड़ी नदी में क्या होती हैं, जा कर के मिल जाती हैं। इसकी सहायक नदियां बहती हैं। सहायक नदियां आगे चल कर के एक बड़ी नदी में मिल जाती हैं। लगभग 4700 अर्थात यहाँ पे कोष्ट में आपको दिखा रहा है कि 2500 ईसा पूर्व साल पहले इन्हीं नदियों के किनारे नगरीय सभ्यता का विकास हुआ था। जैसे हड़प्पा सभ्यता क्या थी, तो एक नगरीय सभ्यता थी, और इन्हीं सिंधु नदी के सहायक नदियों के किनारे यह हड़प्पा सभ्यता विकसित हुआ था। उपमहाद्वीप के उत्तर पूर्व में गारो, खासी, जयंतिता, मिसमी और नागा पहाड़ियां हैं। इन पहाड़ियों के नाम पर ही यहाँ के आदिवासी मानव समूह की पहचान होती है। देखिए कुछ ऐसी जनजातियां हैं जिसके कह सकते हैं आदिवासी जनजातियां हैं जिनके नामों से ही, समूह से ही, वहाँ के यानी पहाड़ों के नामों से ही यहाँ के जनजातियों की पहचान होती है। भारतीय उपमहाद्वीप के बीच विंध्य पर्वत विभाजक रेखा है। विंध्य के दक्षिण में ब्रह्मगिरी स्थल पर लगभग 3000 साल पहले लोगों ने महापाषाणी संस्कृति का निर्माण किया था। अर्थात आपका यहाँ पे एक और ऑब्जेक्टिव बन सकता है कि महापाषाणी संस्कृति का निर्माण कब हुआ, तो लगभग 3000 वर्ष पहले। कहाँ पे हुआ था, तो विंध्य के दक्षिण में जो स्थित है ब्रह्मगिरी पर्वत, उसी पर। कह रहा कि महापाषाणी संस्कृति में मृतक को दफनाकर उसके चारों तरफ बड़े बड़े पत्थर गाड़ दिए जाते थे। मृतक को दफनाने के बाद क्या किए जाते थे, तो बड़े बड़े पत्थर गाड़ दिए जाते थे। विंध्य पहाड़ियों के उत्तर पूर्व एवं ब्रह्मपुत्र नदी के पश्चिम में गंगा एवं उसकी सहायक नदियां जो हैं नदियां बहती हैं। विंध्य पहाड़ियों के उत्तर में स्थित कोलडिहवा एवं चोपानी, मांडो ऐसे स्थल हैं जहां सबसे पहले चावल उपजाया जाता था। यहाँ देखिए बहुत ही शानदार और ऑब्जेक्टिव प्रश्न मिला कि सबसे पहले चावल का कहाँ उपजाया जाता था, तो कोलडिहवा और चोपानी, मांडो में जो था सबसे पहले चावल की खेती की जाती थी। उत्तर भारत में बहने वाली नदी गंगा के दक्षिण का क्षेत्र प्राचीन काल में मगध नाम से जाना जाता था। देखिए जो दक्षिण का क्षेत्र है उत्तर भारत का, उसे हम मगध के नाम से जानते हैं। यहाँ के शासक बहुत ही शक्तिशाली थे और उन्होंने यहाँ एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की। मगध जो ऐसे धनानंद शासक थे वहाँ के,
फिर महापद्मनंद जो थे शासक थे, चंद्रगुप्त मौर्य शासक थे, अशोक थे, बिंबिसार थे, बिंदुसार थे। तो ऐसे बहुत बड़े बड़े महान सम्राट अगर कहें तो शासक हुए। भौगोलिक रूपरेखा के इस विवरण से स्पष्ट है कि इस महाद्वीप में यद्यपि अलग अलग क्षेत्रों में लोग अपने अपने ढंग से मानव समाज का निर्माण कर रहे थे, परंतु ये कभी भी एक दूसरे से अलग नहीं रहे। देखिए, भले ही ये अपने समाज का अलग अलग निर्माण किए, लेकिन हमेशा एकजुट बन के रहे। तरह कि ये लोग ऊंचे पर्वतों, पहाड़ियों, रेगिस्तानों, नदियों तथा समुद्रों में जोखिम उठाकर एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र की यात्रा करते थे और उपयोगी वस्तुओं का विनिमय यानी खरीद बिक्री करते थे। पहले भी व्यापार हुआ करता था, जिसे हम लोग वस्तु विनिमय प्रणाली के नाम से जानते हैं। बाद में मुद्रा प्रणाली भी आया। इसके अलावा लोगों को शिक्षा देने के लिए धार्मिक गुरु भी हमेशा भ्रमण करते रहते थे। यहाँ तक कि भारतीय उपमहाद्वीप के बाहर के लोग भी खैबर, बोलन एवं गोमल के रास्ते भारत आते रहे। आपको याद होगा तक्षशिला और जो मगध का जो नालंदा विश्वविद्यालय, ये प्राचीन भारत में जो शिक्षा का सबसे बड़ा केंद्र जाना जाता था। इस आवागमन से हमारी संस्कृति परंपरा समृद्ध हुई यानी विस्तृत हुई। अब आगे थोड़ा सा हम लोग जानेंगे। कह रहा क्या कि देश का नाम, देखिए दोस्तों, देश का नाम कह रहा कि हम अपने देश के लिए प्रायः इंडिया तथा भारत जैसे नामों का प्रयोग करते हैं। इंडिया शब्द इंडस से निकलता है, जिसे संस्कृत में सिंधु कहा जाता है। इंडस का मतलब क्या होता है दोस्तों? तो सिंधु होता है, और यह इंडिया का ही एक शब्द है। कह रहा कि लगभग 2500 वर्ष पहले उत्तर पश्चिम की ओर से आने वाली ईरानियों और यूनानियों ने सिंधु को हिंदोस, यूनानियों ने सिंधु नदी को किस नाम से जाना? तो हिंदोस अथवा इंडोस कहा था। इस नदी के पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश को इंडिया कहा गया। फारसी में यही शब्द हिंद एवं हिंदुस्तान जैसे नामों की उत्पत्ति का कारण था। इसी तरह एक दूसरी मान्यता के अनुसार इस देश का नाम भारत अर्थात भरत नामक मानव समूह के नाम पर पड़ा, जो उत्तर पश्चिम क्षेत्र में रहते थे। इसका उल्लेख ऋग्वेद लगभग 1500 ईसा पूर्व में मिलता है। अतः प्राप्त स्रोतों एवं साक्ष्यों के आधार पर आप प्राचीन भारत के इतिहास को आगे के अध्यायों में पढ़ेंगे। चलिए आगे की तरफ देखते हैं। कह रहा कि प्राचीन काल में भारत में मानव जीवन कैसा था, आरंभिक समाज कैसा था, इसका क्रमिक विकास कैसे हुआ, ये सब आप अगले अध्याय में पढ़ेंगे। अगर आप हमारे वीडियो पर प्रथम बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक का बटन ज़रूर दबाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय चैनल।